हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 सोशल साइंस जियोग्राफी का चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब। तो इसमें स्टार्टिंग में रेणुका की बात की जा रही है। रेणुका काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि जो उसके श्रीकांत अंकल हैं वो घर आ रहे हैं 4 मंथ्स के गैप के बाद। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और वो ट्रैवल करते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग जगहों पर, फॉरेस्ट वगैरह पर एनिमल्स की तस्वीर खींचना, ये सब उनका काम है। तो वो फोटोग्राफर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ठीक है। तो रेणुका का भी इंटरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट इन चीज़ों में अर्ली एज से ही शुरू हो गया था, क्योंकि जब उसके अंकल ने उसे बुक्स दिखाई नेचर के ऊपर, तो उसका नेचर पे इंटरेस्ट और हम कह सकते हैं फॉरेस्ट इन सब चीज़ों में पहले से ही इंटरेस्ट अर्ली एज से ही था। तो फिर वो पिक्चर्स भी देखती थी, जैसे यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोगों की पिक्चर्स है। जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिजर्ट्स होती हैं, है ना। तो अलग अलग रहने के ढंग होते हैं लोगों के, तो अलग अलग पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग पार्ट में के लोगों की यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं। उनका कलर डिफरेंट होता है, उनके रहने का तरीका डिफरेंट होता है और पूरा उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है। तो इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कुछ ड्राई डेजर्ट से लोग हैं, कुछ फ्रोजन लैंड से हैं, कुछ रेन फॉरेस्ट से हैं जो बहुत गर्म इलाका होता है, बारिश जहाँ पड़ती रहती है। तो अलग अलग रीजन के यहाँ पर लोगों की पिक्चर्स आपको देखने को मिली हैं। उसके बाद आगे आपसे बोला गया है, यहाँ पर बताया गया है कि रेणुका को उसके जो ये सारी चीज़ें हैं वो उसके अंकल बताते हैं। दे में लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। अब देखो, सब अपनी उनकी जो बेसिक नीड्स होती है सबकी सेम होती है। खाना पीना और बाकी क्लोथिंग, कपड़े पहनने के लिए और घर, यही बेसिक नीड होती हैं 3। ठीक है, लाइफ को जीने के लिए तो सबकी सेम है। उसके बाद ये जो बच्चे हैं, अब आप जो काम करते हो वही सब बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं और बाकी खेलते हैं। ठीक है, और कभी कभी झगड़ते भी हैं। उसके बाद नाचते हैं, गाते हैं, परिवार वाले लोगों की मदद करते हैं वेरियस चीज़ों में। तो ये सब ही मतलब सब एक जैसे ही हैं, बस ये है कि वो अलग अलग जगह रह रहे हैं। ये बस यहाँ पर फिर अंकल बताते हैं इसके रेणुका की कि वो नेचर के काफ़ी पास रहते हैं ये लोग, और इसी वजह से ये लोग सीख गए हैं कि कैसे मछली पकड़ी जाती है, कैसे फॉरेस्ट से मटेरियल्स को कलेक्ट किया जाता है। चैप्टर 8, 9 और 10 में हम इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट नेचुरल रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। अब अमेज़न बेसिन की बात करते हैं, लाइफ इन अमेज़न बेसिन। तो देखिए, पहले हम अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़े, उससे पहले हम एक मैप को देखेंगे। अमेज़न बेसिन को दिखा रहा है, इस एरिया में है। तो ये जो है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, यानी यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं हमारे फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो वेट रहता है उधर का क्लाइमेट, और हॉट रहता है यानी गर्म रहता है। ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारा अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर होता है बीच में। अर्थ को आधा अगर हम कट कर दें एक तरीके से, तो ये बीच में जो लाइन होती है वो इक्वेटर कहलाती है। तो इक्वेटर के आसपास ही ट्रॉपिकल रीजन पड़ते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बिटवीन में। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर ये ट्रॉपिकल रीजन है उस रीजन को इक्वेटेरियल रीजन भी बोला जाता है, क्योंकि वो इक्वेटर के आसपास है। ठीक है, और जो रिवर अमेज़न है, अमेज़न रिवर के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो इसी रीजन से पास होती है, फ्लो करती है। ठीक है, इक्वेटेरियल रीजन से, इक्वेटर के आसपास से। ठीक है, तो अब कैसे वो फ्लो करती है माउंटेन से, पहले वो फ्लो करेगी माउंटेन से, फिर वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अटलांटिक जो ओशन है जो ईस्ट की तरफ है वहाँ पर वो जाकर के मिल जाती है, वहाँ पहुँचती है। ठीक है, तो ऐसा प्लेस, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। ऐसी जगह जहां पर एक रिवर आके दूसरी रिवर में मिल जाए। ठीक है, फ्लोज मतलब एक रिवर आके दूसरे अनदर बॉडी ऑफ वाटर में फ्लो करे, उसको हम रिवर का माउथ कहते हैं। ठीक है, कि अब एक रिवर आ रही है और वो दूसरे वाटर में चली जा रही है, अनदर बॉडी ऑफ वाटर में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो वो रिवर का माउथ होगा। अब बहुत सारे जो है ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर बताया भी गया होगा, ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदियाँ होती है।
जो एक मेन रिवर में आकर के मिल जाती हैं। ये एक मेन रिवर है, अब यहाँ से नदियाँ बह रही हैं, यहाँ से सारी नदियाँ जो है एक मेन रिवर में आकर के मिल रही हैं, ठीक है। जो मेन रिवर होते हैं ना, अपने मेन रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज का मतलब हम समझ गए, छोटी छोटी नदियाँ जो उस मेन रिवर में आकर के मिल रही हैं, ठीक है, वो एक रिवर बेसिन बनाते हैं, रिवर बेसिन, ठीक है। यानी रिवर बेसिन होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ आकर काफ़ी नदियाँ आके मिल जाती हैं उस जगह, वो रिवर बेसिन होता है, या उसको कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं। तो जो अमेज़न बेसिन है ना, अमेज़न बेसिन लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है आपका कि जो न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन नाम है तो उसमें अमेजन रिवर तो होगी ही, तो काफ़ी सारी जो है अमेजन रिवर एक मेन रिवर है, उसमें आकर के बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल जाती हैं और ये फॉर्म होता है हमारा अमेजन बेसिन, ठीक है, अमेजन बेसिन। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ है द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया और कुछ पार्ट वेनेजुएला का भी है इस बेसन में। उसके बाद यही चीज़ दे रखी है, देखो आप मैप देख सकते हो, ये बताया गया है। आगे हमारा आता है क्लाइमेट। तो हमें पता है कि अमेज़न जो बेसिन है ना वो इक्वेटर के आसपास है, तो उधर का, और वैसे भी ट्रॉपिकल रीजन है तो उधर क्लाइमेट हमारा हॉट एंड वेटर ही रहेगा पूरे साल, मतलब पूरी रात और दिन बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, और ह्यूमिड का मतलब होता है नमी रहती है, जो चिपचिपा बनी होती है ना, गीला गीला सा, स्टिकी क्लाइमेट रहता है। स्किन पे आपको कभी कभी लगता होगा स्टिकी टाइप का, तो वो ह्यूमिड ज़्यादा होने की वजह से, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तब होता है। हर रोज़ यहाँ लगभग बारिश पड़ती है क्योंकि वेट है और क्लाइमेट वेट है। उसके बाद बोला गया है कि बारिश कभी भी पड़ जाती है, कोई पहले से वार्निंग वगैरह नहीं होती है, और दिन के जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रात में टेम्परेचर नीचे चला जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी जो है हाई ही रहती है, ठीक है। रात को थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है लेकिन ह्यूमिडिटी तो हाई ही रहती है, तो आप कह सकते हो कि दिन और रात गर्मी ही गर्मी यहाँ पर होती है। रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन्स होती है, ठीक है। तो द फॉरेस्ट एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन। अब अमेजन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, अमेजन जो फॉरेस्ट है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है और जो थिक फॉरेस्ट है ना वो ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा घने होते हैं। घने ऐसे होते हैं कि इतने घने होते हैं कि जैसे आप पेड़ बहुत सारे यहाँ पर है, ऊपर की तरफ पेड़ है, ठीक है, तो ऊपर आप देखोगे आपको आसमान नहीं दिखेगा, पेड़ों से ही पूरी छत टाइप की बन जाती है, पेड़ों से ही, ठीक है। तो आप ऊपर देखोगे बंद हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, लीफ वगैरह से, ब्रांच वगैरह से। तो ऐसे पेड़ है, इधर पेड़ है। फॉरेस्ट में जब आप जाते हो तो बहुत ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, तो अगर आप आसमान में देखोगे, यहाँ अमेजन फॉरेस्ट की बात की जा रही है कि अमेजन फॉरेस्ट इतना घना है कि वहाँ इतने पेड़ हैं कि पेड़ से ही छत सी बन जाती है, टहनियों से, पेड़ से, जिससे ऊपर की जो रोशनी होती है, मान लो यहाँ सूरज निकला हुआ है तो सूरज की रोशनी अंदर आ ही नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, छत सी बनी हुई है इस रेन फॉरेस्ट में पत्तियों से, पेड़ों से, टहनियों से, तो इसी वजह से हमें आसमान नहीं दिख पाता और सूरज की रोशनी भी रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन का उसके अंदर नहीं आ पाती है। इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है, ठीक है, और रात को तो सोच ही सकते हो कितना रहता होगा। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, ऑर्चिड ब्रोमेलियड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। फिर यहाँ पर प्लांट्स की बात की जा रही है, ऑर्चिड, ये ऑर्चिड और ब्रोमेलियड्स ये उगते हैं। रेन फॉरेस्ट जो है फौना में काफ़ी ज़्यादा रिच है, यानी यहाँ पे बहुत सारे आपके ट्रीज अलग अलग वेराइटीज़ के, बर्ड्स, ये सब यहाँ बहुत हैं। जैसे बर्ड्स, टॉकिन की बात की गई है, टॉकिन की बहुत लंबी सी चोंच होती है उसकी बात की गई है। ह्यूमिंग बर्ड्स, मकाओ और बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पर रहते हैं एनिमल्स, ठीक है। ओवर साइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। इंडिया मतलब थोड़े यूनिक टाइप की भी रहती हैं, जो हम कॉमनली इंडिया में बर्ड्स देखते हैं उनसे अलग भी बर्ड्स हैं यहाँ पर। ये जो बर्ड्स हैं ना ये बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें भी निकालती हैं फॉरेस्ट में। अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके की आवाज़ भी सुनने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ना पीछे की तरफ हमने ये वाला बॉक्स छोड़ दिया था, इसमें पढ़ लेते हैं क्योंकि बॉक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो बॉक्स पढ़ने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने अमेजन रिवर को डिस्कवर किया था तो वो अटैक किया गया था उन पर, लोकल ट्राइब्स ने अटैक कर दिया था, ठीक है।
ट्राइब्स मतलब ट्राइबल जो लोग होते हैं ना, आदिवासी, उन्होंने हेड गियर्स पहन रखे थे और ग्रास की स्कर्ट्स पहन रखी थी। आपने लोग देखे होंगे जो पत्तियों से ही अपने आप का कपड़े बना लेते हैं। उन लोगों ने अटैक किया था स्पेनिश एक्सप्लोरर पर जब वो अमेज़न रिवर को डिस्कवर कर रहे थे। तो इन पीपल से ये जो लोग थे, ट्राइब्स थे, reminded them of fierce tribes of women warriors known as ancient Roman Empire as the Amazons, hence the name Amazon। तो इनसे इन लोगों ने याद दिलाया किसका? फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन वेरियर्स का। वुमेन वेरियर की जो ट्राइब की प्रजाति थी उनका याद दिलाया, जिसको हम रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है, एज द अमेज़न्स। और इसी तरीके से इसका अमेज़न नाम पड़ा। यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि ऐसे स्पेनिश एक्सप्लोरर आए थे जब उन्होंने अमेज़न रिवर फाइंड आउट करी थी ना, स्पेनिश लोगों ने अमेज़न रिवर डिस्कवर करी थी, तो तब लोकल ट्राइब्स ने उनको अटैक किया था। ट्राइब्स होते हैं हमारे, आपने देखे होंगे, जो पत्नियों से अपने कपड़े बनाकर जंगल वगैरह में घूमते हैं, तो उन्होंने अटैक किया था। फिर इन लोगों को देख के याद आ गया था उनको किसका? वुमेन वेरियर्स का, ठीक है, वुमेन वेरियर्स जिनको पुराने ज़माने में एम्पायर के नाम से जाना जाता था, अमेज़न्स, ठीक है, एंशियंट रोमन एम्पायर में अमेज़न्स के नाम से जाना जाता था। तो इसी वजह से उन्होंने उस एरिया का नाम अमेज़न रख दिया था, अमेज़न रिवर, ठीक है, इस तरीके से नाम पड़ा था। यही यहाँ बोला गया है। उसके बाद यहाँ हम दोबारा से आते हैं जो हम रीड कर रहे थे, अमेज़न फॉरेस्ट में जो बर्ड्स वगैरह हैं, तो एनिमल्स भी होते हैं, अलग अलग एनिमल्स, मंकीज हो गए, ठीक है, स्लोथ हो गए, ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungle. इन जंगल में बहुत तरीके की स्पीशीज होती हैं, रेप्टाइल की, क्रोकोडाइल हो गया ना, स्नेक्स की, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा, बो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये कुछ स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा ये जो जगह है, बेसिन जो है, बेसिन मैंने आपको बताया, ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ के इंसेक्ट भी रहते हैं। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिरान्हा फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। और अगर अमेज़न रिवर की बात की जाए पूरे बेसिन की, तो इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं फिशेस की भी, ठीक है, और फिशेस की एक स्पीशी का नाम दे रखा है पिरान्हा फिश, ठीक है, ये भी यहाँ पर मिलती है इस रिवर में। तो ये जो बेसिन है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है, वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। तो ये बोला गया है कि आप इधर जाकर अगर मतलब यहाँ देखें ना, तो इतने अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी ना जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। देखो, तापेर एनिमल दिया गया है एक, ठीक है, तो इतने डिफरेंट मतलब ये जो रिवर है, जो पूरा बेसिन एरिया है अमेज़न का, ये काफ़ी ज़्यादा रिच है चीज़ों में, फौना में, ठीक है। अब यहाँ ब्रोमेलियार्ड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। तो ब्रोमेलियार्ड्स क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जो पानी को अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखते हैं। तो फ्रॉग्स जैसे जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज देयर पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो इन्हीं वाटर की पॉकेट्स को यूज़ करते हैं अपने अंडों को छोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। एनिमल्स की बात कर ली, अब लोग जो यहाँ रहते हैं, तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो जो लोग होते हैं ना, वो अपना जो खाना वगैरह है वो छोटी छोटी जगहों पर ही ग्रो करते हैं, कुछ पेड़ उखाड़ करके उधर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो पेड़ उखाड़ कर ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। जो मैन है ना, वो हंट करते हैं फिश को, ठीक है, अलंग द रिवर। वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। तो ये जो भी पेड़ पौधे उगाते हैं, क्रॉप्स वगैरह अपने खाने के लिए, तो वो वुमेन जो है, जो औरत है, वो क्रॉप्स का ध्यान रखती हैं, और जो मैन है वो मछली वगैरह का हंट करके लाते हैं, एनिमल वगैरह का, जिससे वो खा सकें, ठीक है, अपने खाने के लिए। टापियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो दे मेनली ग्रो। हाँ, तो ये लोग मेनली क्या ग्रो करते हैं? टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो, इसी को मेनली ये ग्रो करते हैं। और हंटिंग और फिशिंग जो है आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम वेजिटेबल्स दे ग्रो। और वुमेन ना बहुत ज़्यादा वुमेन ही है जो अपनी फैमिलीज़ को ज़िंदा रखती हैं, किस पे? वेजिटेबल्स उगा करके, ठीक है। तो क्रॉप्स वगैरह वो वुमेन की जिम्मेदारी होती है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। द स्टेपल फूड इज मैनियोक, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जैसे आलू ग्राउंड के अंदर ग्रो होता है ना, वैसे ही यहाँ का जो स्टेपल फूड है, यहाँ जो ये लोग खाते हैं वो मैनियोक होता है। मैनियोक को हम लोग कसावा भी बोलते हैं। यहाँ कसावा मेनली यहाँ का स्टेपल फूड है,
और ये मिट्टी के अंदर मतलब ग्राउंड के अंदर नीचे की तरफ ग्रो होता है। और ये जो है क्वीन आंट्स के एग भी खाते हैं, नहीं क्वीन आंट ही खाते हैं, दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मीज एंड कोको आर ऑल्सो ग्रोन। और कैश क्रॉप्स की बात करें, कैश क्रॉप्स के एग्जांपल आपकी कॉफ़ी हो गई, मेज हो गई, ठीक है, मेज, कोकोआ, ये सारी भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। जो रेन फॉरेस्ट है ना वो बहुत सारा क्या वुड भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो लकड़ी तो इन्हें आसानी से मिल ही जाएगी जिससे ये अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। कुछ जो फैमिलीज है ना वो जैसे छत्ते के फॉर्म में ऐसे घर नहीं होते, ऐसे घरों में भी रहती हैं कुछ फैमिलीज, ठीक है। और कुछ जो है अपार्टमेंट की तरह लंबे लंबे बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं, उनको यहाँ पर मालोका कहा जाता है, ठीक है। और उनकी ऐसे स्लैंटिंग रूफ होती है। उसके बाद अमेज़न बेसिन की जो यहाँ पर जो अमेज़न बेसिन में जो लोग रहते हैं, यहाँ की ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रही है। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने दिनों में द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। इन 1970 द ट्रांस अमेज़न हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in a new areas where they continue to practice their distinctive way of farming। तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे कर करना यहाँ पर रास्ते ढूंढना आसान हो गया है। मतलब पहले तो ये जगह सिर्फ रिवर से ही नेविगेट करके यहाँ पर पहुँचा जा सकता था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न हाईवे ने क्या किया, ट्रांस अमेज़न हाईवे इनकी वजह से रेन फॉरेस्ट के सारे पार्ट्स पे पहुँचना बड़ा आसान हो गया। अब तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के भी यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह घूमने के लिए। मतलब इस फॉरेस्ट में अगर कहीं और जाना हो किसी जगह तो पहले जाना मुश्किल होता था, अब आसान हो गया है, ठीक है। अब यहाँ कुछ आबादी को यहाँ से हटाकर कहीं नए एरिया पर भी सेटल करने के लिए फोर्स किया गया था, फोर्स टू सेटल इन अ न्यू एरिया, जहाँ पर ये लोग अपनी फार्मिंग जैसे करते हैं वैसे ही कंटिन्यू कर सकते थे। तो बेसिकली यहाँ यही बोला गया है कि पहले के मुकाबले अब इन जगहों को ढूंढना काफ़ी आसान हो गया है। 1970 ट्रांस अमेज़न हाईवे ने सारे पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट को एक्सेसिबल बना दिया है। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजी diverse rainforest. It is estimated that the large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. तो अब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है ना, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो रेन फॉरेस्ट है ना ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि लार्ज एरिया इस रेन फॉरेस्ट का गायब होते जा रहा है एनुअली, यानी पर साल अमेज़न बेसिन से। आप देख सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है ना हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। तो क्या होता जा रहा है, बारिश बहुत होती है ऐसी जगहों पर। तो क्या होता है कि जैसे बारिश हो रही है, अब देखो इतना हरा भरा ये था, तो टॉप यानी ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वो तो बारिश की वजह से वॉश अवे हो जाती है, हट जाती है। और एकदम हरी भरी सी जो ये जगह होती है रेन फॉरेस्ट की, वो ऐसे बैरन लैंडस्केप, ऐसे पूरे मतलब उजड़ जाता है सब कुछ और ऐसे एकदम सूखा सा पड़ जाता है। तो कई रेन फॉरेस्ट इसी वजह से गायब होते जा रहे हैं। और देखो कैसे चेंज हो गया, बारिश ज़्यादा होती है इसी वजह से ये सब हो रहा है और यहाँ की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको यही दिया गया है कि लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है गायब होता जा रहा है एनुअली अमेज़न बेसिन में। आप देख पा रहे हैं ऐसे मतलब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो जैसे बारिश होती है, तो देखो पहले बहुत सारे यहाँ पर दिखाया गया है, दिखते हैं, देखिए 3 पिक्चर्स आपको ऐसे दिखा रखी हैं, ठीक है, कि कैसे पहले यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है, काट करके फिर लोग यहाँ पर रहना शुरू कर लेते हैं। उसके बाद जब मूव हो जाते हैं तो इस तरीके से बारिश वगैरह से पूरी धरती जो है यहाँ पर एक तरीके से सब कुछ उजड़ जाता है और ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो भी वॉश अवे हो जाती है जिससे रेन पड़ती है तब, ठीक है। अब यहाँ पर ना स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में भी अब यहाँ हम जानते हैं। स्लैश एंड बर्न जो है ये एक ऐसा तरीका है कल्टिवेट करने का वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। दीज आर देन बर्न्ड व्हिच रिलीजेस द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। न्यू क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजन्स इट न्यूट्रिएंट्स सो इट इज अबंडेंट। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ
land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. तो बहुत देखो, अब मैं समझाती हूँ. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कहीं आप गए और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, आपने पेड़ को काटा और छोटी सी जगह बना ली अपनी खेती बाड़ी करने के लिए. ठीक है, तो ये फार्मर्स यूज़ करते हैं वहाँ के. ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, पेड़ वगैरह काट कर, झाड़ियाँ वगैरह काट कर वहाँ पर जो है अपना सारी क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं. फिर क्या होता है, उनको जला देते हैं, काट करके जला देते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, और अब ये आसानी से अपनी जो है क्रॉप यहाँ इस नई क्लियर फील्ड पे उगा सकते हैं. फिर कुछ सालों तक ये उसी फील्ड पे अपनी क्रॉप्स उगाते रहते हैं. फिर क्या होता है, इन्होंने वो लैंड पे बहुत सालों तक वो क्रॉप उगाते गए. फिर जो है सॉइल अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनको लूज़ कर लेती है. काफ़ी साल बाद जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. तो फिर क्या होते हैं, वो इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और वो दूसरे प्लॉट को, दूसरे जगह का पेड़ पौधे को काट कर वहाँ पर फिर दोबारा से ऐसा करना शुरू करते हैं, अपने उगाना प्लांट वगैरह को. ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने साल भर उगाना शुरू किया दूसरी जगह पे. इतने में ये जो पहली जगह थी ना, वहां पर क्या होता है, दोबारा से यहाँ पर अब ये ऐसे खाली तो रहेगा नहीं, जो पुरानी जगह थी यहाँ पर भी फिर छोटे छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं दोबारा से. ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है पुरानी जगह पर भी. और इसी तरीके से लोग जो है ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं और अगेन एंड अगेन कल्टीवेट करते रहते हैं जगहों पर. तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आप एक जगह लो और वहाँ की पेड़ पौधे हटाकर वहाँ पर आप अपना शुरू करो खेती बाड़ी करना, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं. तो यहाँ के लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसी को फॉलो करते हैं. और ये पिक्चर भी इसी के लिए, हमने यहाँ पर देखो पेड़ काटे, यहाँ एक अपना शुरू किया क्रॉप्स वगैरह उगाना, यहीं पर रहने लगे फार्मर्स. फिर क्या हुआ, जब सारे न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल में से ख़त्म हो गए तो अब यहाँ पर देखो इस तरीके से ये पूरा बैरन हो गया. ठीक है, और फिर वो दूसरी जगह पर चले गए करने के लिए. इतने में फिर वो वापस से यहाँ पर जब दोबारा से पौधे उगना शुरू हो जाएंगे, फिर फार्मर्स दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे. यहाँ पर ये बोला गया है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसी है, तो जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं ना ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब हमने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा, अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र जो दो नदियाँ हैं उनके बेसिन के बारे में पढ़ते हैं. तो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज और रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, ये दोनों फॉर्म करती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है. जो बेसिन है ना वो सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास. ठीक है, जो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो है घाघरा, सोन, चंबल, गंगटक, कोसी और ब्रह्मपुत्र की एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन है. ठीक है, लुक एट द एटलास एंड फाइंड नेम ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र की आप यहाँ से जो है ट्रिब्यूटरीज जो है निकाल सकते हैं. पूरा बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र का, मतलब गंगा रिवर है यहाँ पर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है. ठीक है, द प्लेन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन. तो यहाँ मेन फीचर्स क्या है बेसिन के, ठीक है, क्या है बताइए, माउंटेन्स है, फुट हिल्स है हिमालय के और सुंदरबन डेल्टा, ये है मेन फीचर्स ऑफ बेसिन के, मतलब इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के. ठीक है, उसके बाद यहाँ यही बताया गया है ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, और जो एरिया है यहाँ मानसून क्लाइमेट रहता है. ठीक है, और मानसून में बारिश पड़ती है मिड जून से मिड सितंबर तक, समर में गर्मी रहती है और विंटर सीजन में यहाँ ठंडा रहता है. ठीक है, उसके बाद है द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी, द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. अभी जो एरिया है ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब देखो, इसमें पहली बात तो द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव inhospitable terrain, therefore less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो माउंटेन एरियाज है ना उसमें ऐसे स्लोप्स बनी है, स्टीप स्लोप्स हैं. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ना कम लोग रहते हैं. ठीक है,
द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और जो प्लेन एरिया है, जैसे प्लेन जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वो सुटेबल एरिया है ह्यूमन हैबिटेशन का। सॉइल वहाँ पर फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का, क्योंकि वहाँ फ्लैट एकदम सीधा चपटा जो है लैंड अवेलेबल होता है, वहाँ क्रॉप्स भी इजिली ग्रो हो पाती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा रहते हैं लोग। ठीक है, प्लेन एरिया में द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। ठीक है, और पॉपुलेशन भी यहाँ ज़्यादा है। जो मेन क्रॉप है वो पैडी है जो यहाँ उगाई जाती है प्लेन एरियाज में। और कल्टीवेशन ऑफ पैडी को ना पानी काफ़ी चाहिए होता है, तो वो ऐसी जगह पे उगाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़े। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन जो उस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहे। ठीक है, जैसे द पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की 189 है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल है उसकी 1029 है और बिहार की 1102 है। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। अब क्या क्या क्रॉप्स उगाई जाती हैं प्लेन एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के, ये पूछा जा सकता है। तो अदर क्रॉप्स है वीट, मेज, सोरगम, ग्राम और मिलेट्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स की बात करें तो वो शुगर केन और जूट हो गई। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन, बनाना प्लांटेशन भी होती हैं। वेस्ट बंगाल और असम में ट्री काफ़ी उगाई जाते हैं, मतलब ट्री नहीं, टी, चाय। ठीक है, सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, और असम और बिहार के में जो है सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क वर्म की कल्टीवेशन करके। ठीक है, माउंटेन और हिल्स में जहाँ पर स्लोप्स जेंटल होते हैं वहाँ पर क्रॉप्स को उगाया जाता है टेरेसेस पर। ठीक है, तो माउंटेन्स पे टेरेस फार्मिंग होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से ना स्टेप्स से बना दिए जाते हैं माउंटेन्स पर। ठीक है, जिस पे आप चढ़कर मतलब एक तरीके से स्टेप्स बनाए जाते हैं, क्योंकि माउंटेन की ढलान मतलब इस तरीके से होता है ना, स्लोप्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है, वहाँ पर अलग टाइप की फार्मिंग होती है, ये सब बताया गया है। द वेजिटेशन कवर of the area varies according to the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain tropical deciduous trees grow along with teak, sal and people. तो vegetation cover of the area varies according the type of landform. जिस तरीके की लैंड है ना उसी तरीके से चीज़ें उगाई जाएंगी, मतलब प्लांट्स वगैरह। गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल जगहों पर जो है कैसे ट्री उगाए जाते हैं, साल, पीपल, इनके। ठीक है, थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ब्रह्मपुत्र की जो प्लेन एरिया है ब्रह्मपुत्र प्लेन में थिक बैम्बू ग्रोव्स तो काफ़ी कॉमन है उगाना। ठीक है, द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो डेल्टा मतलब जैसे नदी जो है, जहाँ जाकर नदी काफ़ी मतलब अलग अलग पार्ट्स में बट जाती है और फिर जाकर एक बड़ी नदी में मिलती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो जो डेल्टा एरिया है ना वो कवर किससे रहता है, कवर रहता है मैनग्रोव फॉरेस्ट से। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन पार्ट्स में जो है पाइन, डियोडर और फिर जैसे ट्रीज उगाए जाते हैं। बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड स्लोप्स आर स्टीप, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है कूल रहता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रीज उगाए जाते हैं जिससे जो बर्फ़ आए वो ऐसे नीचे चली जाए, मतलब इस तरीके के ट्रीज होते हैं। जैसे आपने पाइन का, देवदार का और फिर का ट्री देखा ही होगा। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, और बेसिन का जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ होती है। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी तो कॉमन होते हैं। एक हॉर्न राइनोसोरस भी ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है, मतलब पाए जाते हैं, एक नहीं पाया जाता, लेकिन हॉर्न्ड जिनका एक हॉर्न होता है ना, देखो ये इसको, इस राइनोसोरस को भी मतलब ऐसे राइनोसोरस भी मिलते हैं। ठीक है, इन द डेल्टा एरिया में बंगाल के टाइगर और क्रोकोडाइल फाउंड किए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स in the fresh river waters, the lake and bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. तो aquatic life abounds in the fresh river waters. तो अब अगर हम बात करें नदियाँ वगैरह की, तो वहाँ पर फिशेस की जो वैरायटीज़ हैं जैसे बे ऑफ बंगाल सी, इनमें तो वो रोहू, कातला और हिल्सा फिश होते हैं। बंगाल में हिल्सा फिश आपने सुनी होगी, हिल्सा का फेस्टिवल भी होता है एक। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल सी में जो वैरायटीज़ होती हैं फिशेस की वो बता रखी हैं। और फिश और राइस जो है वहाँ के लोगों का जो है स्टेपल फूड होता है। अब आपको क्या पता है, टेरेसेस बनाई जाती हैं आर बिल्ड ऑन स्टीप slopes to create flat surfaces on which crops are grown. The slope is removed so that the water does not run off rapidly. तो देखो टेरेस फार्मिंग इसको कहते हैं। जैसे पूरा
घाटी होती है ना या फिर माउंटेन होते हैं, उन पे इस तरीके से ना टेरेस बना दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? जो स्लोप्स होती है ना बनाई जाती हैं फ्लैट सरफेसेस पर, जिस पे क्रॉप उगाई जाती है यहाँ पर, फिर स्लोप को हटा दिया जाता है जिससे वाटर जो है एकदम रैपिडली फ्लो ना हो, तो सीढ़ियाँ टाइप की बना दी जाती हैं। ठीक है, आपने देखी होंगी, तो उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद in the fresh waters of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin, locally called susu, also called blind dolphin, is found. The presence of susu is an indication of the health of the water of the river. The untreated industrial and urban waste with the high amount of chemicals are killing this species. तो अब यहाँ पर ब्लाइंड डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि जो फ्रेश वाटर है रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र की जो फ्रेश वाटर है वहाँ पर बहुत अलग अलग वैरायटी की डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। एक डॉल्फिन है ब्लाइंड डॉल्फिन, जिसको सुसु भी बोलते हैं, SU। ठीक है, और इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। ये जो है मतलब एकदम जो फ्रेश वाटर होता है ना वहाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी तो आपको पता ही है वाटर फ्रेश नहीं रहा है, केमिकल्स वगैरह तो जो है मिलते जाते हैं और इसी वजह से स्पीशीज भी किल होती जा रही हैं। विनोद एक फिशरमैन है जो मतवाली माउंट विलेज में रहता है बिहार के। वो एक काफ़ी खुश नुमा इंसान है, मतलब खुश रहता है वो। और with the efforts of the fellow fishermen Ravinder Kishore, Rajiv and others, he cleaned the Mon और the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish। फिर क्या हुआ, ऑक्सबो एक लेक है, उसने वो साफ करी अपने कुछ फिशरमैन दोस्तों के साथ, जिनका नाम रविंदर है, किशोर, राजीव और कुछ भी और भी लोग थे उनके साथ, जिससे वो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश आ सके वहाँ। ठीक है, द लोकल वीड लेवेलिनेरिया हाइड्रिला दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। एक लोकल वीड है जिसका नाम है लेवेलिनेरिया हाइड्रिला, जो कि लेक में ग्रो करती है और ये जो है मेन फूड है फिश का। और आसपास का ये जो नदी है उसके लेक का आसपास का जो लैंड है वो एकदम उपजाऊ है, फर्टाइल है। ही सोज क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्सेस इन दीज फील्ड। जो यहाँ पर फिशरमैन की बात की जा रही है, विनोद इज अ फिशरमैन, विनोद की जो बात की जा रही है वो क्रॉप्स उगाता है, पेडी हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया। जो बफेलो है वो लैंड को प्लो करने के लिए काम आती है। द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड, यहाँ की प्रजा भी सेटिस्फाई है। ठीक है, और इतना तो जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो रिवर से इतनी मछलियां तो कलेक्ट कर लेते हैं जिससे उनका पेट भर जाए। ठीक है, और मार्केट में सेल भी कर देते हैं। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन। द कम्युनिटी इज लिविंग इन अ हार्मनी विद नेचर एज लॉन्ग एज द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम नियर बाय टाउन्स डू नॉट फाइंड देयर वे टू लेक वाटर्स, द फिश कल्टिवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट। तो अब तक तो वो खुश जी रहे हैं, लेकिन जब जो है पॉल्यूटेंट्स आसपास के टाउन से अगर गंदगी ना आए नदियों में और नदियाँ अच्छी ही बनी रहे तो इनके लिए अच्छा होगा। अगर इन नदियाँ में पॉल्यूशन वगैरह ये सब आ जाए इधर और नदियाँ बेकार हो जाए तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर इन लोगों को परेशानी हो सकती है, पॉल्यूट ना हो लेक। ठीक है, टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा, स्वच्छ भारत मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। भारत को स्वच्छ बनाना है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। अब गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात की जा रही है, यहाँ पर ना बहुत सारे बड़े बड़े टाउन है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। जो सिटीज़ हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अलंग द रिवर गंगा। गंगा के पास ही ये सारी की सारी हैं, जिनमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो पानी आता है, जो यहाँ का वेस्ट वाटर होता है और ये इंडस्ट्री वगैरह से जो सब आते हैं वो नदियों में ही छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से नदियाँ जो है गंदी हो रही हैं, पॉल्यूशन निकलेगा इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल्स वगैरह सब नदियों में ही चले जाते हैं जाकर के। ठीक है, मिला दिए जाते हैं। दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स, और ऐसे ही रिवर पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू the waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airport. अब बताया गया है कि एयर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। प्लेन एरियाज़ में और रोडवेज़ में और रेलवे ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, और पानी का रास्ता जिसमें आप बोट या शिप चलाकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, कोलकाता जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पे। ठीक है, और जो प्लेन एरिया है ना,
जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं प्लेन एरिया पे, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी हैं, यानी जहाँ पर हम सब रहते हैं यहाँ बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इंडिएटेड, और रिवर गंगा को बचाने के लिए, जिससे उसमें गंदगी ना हो, इसलिए नमामि गंगा प्रोग्राम भी शुरुआत की गई है इसकी। टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। अब टूरिज्म को हम कैसे भूल सकते हैं, टूरिज्म भी अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है बेसिन की। ताजमहल जो है रिवर यमुना, आगरा में रिवर यमुना के पास ही है ताजमहल, यहाँ पर कितने सारे लोग घूमने आते हैं। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, बुद्धिस्ट स्तूपाज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा, असम विद काजीरंगा एंड मनास विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। तो बेसिन में ना बहुत सारे सिटीज़ भी आती हैं इस एरिया में, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के पास जितनी भी शहर वगैरह है वो सब इसी पार्ट में आएंगे। तो उन्हीं की बात की गई। ताजमहल आगरा में जो है वो रिवर यमुना के पास है। इलाहाबाद जो है रिवर गंगा के पास में है, ठीक है, यमुना के पास में। बुद्धिस्ट स्तूपा जो उत्तर प्रदेश में है। बिहार लखनऊ अपने इमामबाड़ा के साथ, मतलब अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें। असम का काजीरंगा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल कल्चर वगैरह, इन सब चीज़ों को बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो इसकी क्वेश्चन आंसर्स पे होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।